नमस्कार साथियों, मैं मनीष प्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम लोग कर रहे हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रजवाड़ों का विलय। ठीक है, जिन रजवाड़ों के बेसिक बात हम लोग लास्ट लेक्चर्स में जान चुके हैं, अब उनका किस प्रकार से इंटीग्रेशन, किस प्रकार से उन्हें भारत में मिलाया जाता है वो पढ़ेंगे। रजवाड़ों के पास कौन कौन से विकल्प थे वह जानेंगे, सरकार ने क्या नजरिया अपनाया वो भी जानेंगे और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान है उस पर भी चर्चा आज करेंगे। ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे लेक्चर 4 के। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले रजवाड़ों का विलय समझने से पहले हमें यह समझना है कि रजवाड़े हैं क्या। रजवाड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और सीधा सा अगर हम ये कहें, रजवाड़ों का अर्थ होता है जहां पर राजाओं का राज्य चल रहा था। हम लोग बहुत बार सुनते हुए आए हैं कि हमारे उस जगह पे उस राजा का राज चला करता था। ठीक है, और जिसे मजाक मजाक में तो बहुत सी बार कहा भी जाता है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं राजाओं का इतिहास हमारे देश में रहा है। तो राजाओं का जहां राज चला करता है वो उसका हम रजवाड़ा कहते हैं। तो अगर 1947 की पहले की हम स्थिति देखते हैं तो भारत दो भागों में है, एक ब्रिटिश भारत, और दूसरा है रजवाड़े। एक ब्रिटिश भारत है और दूसरा है रजवाड़े। ठीक है, इसे हम कहेंगे ब्रिटिश इंडिया और यह है प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडिया जहां पर संपूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र था, वहां सारे कानून, नियम कानून, कायदे हमें अंग्रेजों के मानने पड़ते थे और रजवाड़ों में काफी कुछ जो है अंग्रेजों की बात मानी जाती थी, परंतु राज्य फिर भी राजाओं का या रानियों का हुआ करता था। अब इस ब्रिटिश भारत में से विभाजन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान। ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान को दो भाग दिए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब फिर बात करते हैं हम रजवाड़ों की। यहां तक की जो ब्रिटिश भारत तक की कहानी है वो आपने अभी तक की पूरी कहानी पढ़ी है। ठीक है, अब हम लोगों को जो कहानी पढ़नी है वो हम लोगों को पढ़नी है रजवाड़ों की। ठीक है, रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स, इनकी कहानी में पढ़नी है। टोटल अगर उस समय बात करें तो 565 के करीबन रजवाड़े उस समय थे। मतलब छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे, वहां पे उनका राज चला करता था। किसी का छोटा था, किसी के बड़े बड़े राज्य थे। तो टोटल अगर उस समय अविभाजित भारत की बात करो, अविभाजित भारत में कुल मिलाकर के करीबन 565 रजवाड़े थे। अब जिस दिन माउंटबेटन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान में यह कहा जाता है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान आजाद होंगे वैसे ही रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे और रजवाड़ों के पास ये चॉइस रहेगी कि या तो वो अपने आप को भारत में विलय कर ले, या वो अपने आप को पाकिस्तान में विलय कर ले, या वो स्वतंत्र हो जाए, अब देखिए, अब सीधा सा कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स अगर चाहते तो वो ये कॉन्सेप्ट अपना सकते थे कि वो ये कह सकते थे कि भाई जो रजवाड़ा भारत के इस एरिया में आता है, ठीक है, वो भारत में मिल जाए, और जो रजवाड़ा पाकिस्तान, जैसे हम कहें कि भाई ये पश्चिमी पाकिस्तान है, अब यहाँ पर कोई रजवाड़ा है, अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में मिल जाए, तो वो इम्पॉसिबल सा लगता है, वो पाकिस्तान में मिल जाए। अब ये इंडिया का हिस्सा और यहाँ पे कोई रजवाड़ा है, वो बोले पाकिस्तान में जाऊंगा नहीं, तो वो इंडिया में मिल जाए। ये सीधा सा सोल्यूशन हो सकता था, परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उनको चॉइस दी कि भाई आप स्वतंत्र भी हो सकते हैं, आप आजाद भी हो सकते हैं। तो समस्या कहां खड़ी हुई कि जब कुछ रजवाड़ों ने यह घोषणा कर दी कि भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, जैसे कि हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद ने घोषणा कर दी कि हम तो हमारा स्वतंत्र राष्ट्र बना करके चलेंगे। और हैदराबाद आज तो बच्चों एक शहर है, एक सिटी है हैदराबाद। उस समय का हैदराबाद बहुत बड़ा था, आसपास के राज्यों को कवर कर लो, आज के जो राज्य हैं उन राज्यों को कवर कर लो। इतना बड़ा एरिया अगर भारत से चला जाता तो भारत की जो भू सीमा है वो बहुत छोटी हो जाती। तो उन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाना बड़ा आवश्यकता, बड़ा जरूरी था। तो उन रजवाड़ों का किस प्रकार से विलय होता है वो हम लोगों को पढ़ना है। और जैसे कि हमें पता है कि हम इस चैप्टर में एकता वाले जो चुनौती है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिटी वाला जो चैलेंज है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर विभाजन होने के बाद इन सभी रजवाड़ों को मिलाना यह भी एक यूनिटी की बात है, क्योंकि इन सभी रजवाड़ों की पहले राजाओं के हिसाब से चला करते थे और भारत सरकार जानती थी कि रजवाड़ों में किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र नहीं है। वहां पर तो आप जानते हैं राजा है तो राजा और अपनी मर्जी से जो काम कर रहा है, जनता पर भी अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भारत का तो सपना था कि लोकतंत्र स्थापित होगा, तो सबसे पहले तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उन रजवाड़ों को मिलाना जरूरी है। तो रजवाड़ा मिलाया गया
और इन रजवाड़ों की किसी की संस्कृति अलग थी, किसी की कुछ डिमांड्स थी, किसी की कुछ मांग थी, तो इन सबको मिलाकर करके पूरा एक संपूर्ण राष्ट्र बनाना और सबके बीच में एकता बनी रहनी चाहिए, ये चैलेंज यहां पे देखने को मिलता है। तो रजवाड़ा वाली बात जो अभी हम इस इंटीग्रेशन में, इस एकता वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब भारत की बात करें, उस समय ब्रिटिश भारत और रजवाड़ा। ब्रिटिश भारत पे अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, डायरेक्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, पूरा कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार का। जो भी ब्रिटिश सरकार फरमान जारी करती थी वो इस ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत में मानना पड़ता था। रजवाड़ा राजाओं का शासन था, ब्रिटिश राज की अधीनता या कहे सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। देखो, ब्रिटिश राज की अधीनता मतलब राजा है, मतलब जैसे ये कह सकते हैं किंग है, किंग बिल्कुल हेड है, परंतु इसके ऊपर भी जो सर्वोच्चता है, वो सर्वोच्च सुप्रीम कौन होगा? सुप्रीम कौन है? सुप्रीम ब्रिटिश राज है। किसने कहा है कि ब्रिटिश राज बिल्कुल संपीन है? हमें उस बात को बिल्कुल क्लियर करनी होगी। तो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश राज की अधीनता का है या सर्वोच्च सत्ता? तो यहां पे जो सुप्रीम रहेगा वो कौन रहेगा? ब्रिटिश रहेगा। मतलब रूल तो राजा चला सकते हैं, परंतु जो सुप्रीम है वो कौन है? ब्रिटिशर्स है। तो ब्रिटिशर्स की बात उनको समय समय पर माननी पड़ेगी। मतलब आप कह सकते हो कि कानून चलाने के लिए जो प्राइम फेसिया है वो राजाओं को कर दिया, हाँ आप अपने समय पर सारी बातें उनको किनकी माननी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स की माननी पड़ेगी। तो राजाओं का शासन था, परंतु सर्वोच्च सत्ता किसकी थी? ब्रिटिश राज की थी, जो कि रजवाड़ों ने एक्सेप्ट कर ली थी। राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे और राज्य के जितने भी घरेलू मामले होते थे उनका शासन चलाया करते थे। यह है लॉर्ड माउंटबेटन। नोट, 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। तो उस समय का टोटल अगर आप एरिया देखते हो तो उसका 1/3 1/3 जो एरिया है उसमें कौन थे? रजवाड़े थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी ना किसी रजवाड़े की प्रजा था। मतलब उस समय के जितनी टोटल पॉपुलेशन है और हर 4 भारतीयों में से एक कहां पर रहता था? एक किसी ना किसी रजवाड़े में रहता था। मतलब आप ये कह सकते हो कि उस समय की 25% जो आबादी है, ठीक है, 25% जो जनसंख्या है वो रजवाड़ों में रह रही, वो रजवाड़ों में रह रही है। अब देखो, रजवाड़ों को अगर एक हम देखें भौगोलिक एकता मिलाने के लिए भी जरूरी था और उसके साथ वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका विकास करने के लिए भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र हो जाते तो वो तो राजतंत्र के हिसाब से चलते और वहां पर वो विकास हो नहीं पाता। और हमने तो ये सोचा था कि लोकतंत्र कायम करेंगे, सबका विकास करेंगे, ठीक है, लोकतांत्रिक रास्तों के हिसाब से चलेंगे, हमारा संविधान होगा उस हिसाब से काम होगा, ठीक है, सबको समानता मिलेगी, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता बंधुत्व मिलेगी। पर वहां जहां रजवाड़े बने रहेंगे वहां के लोगों को तो ये मिलेगा नहीं। और आजादी में सबने अपना योगदान दिया है, चाहे रजवाड़े के लोग हों, चाहे शहरों के लोग हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, तो सबका ही विकास होना चाहिए। पर अगर ये रजवाड़े विलय नहीं होते हैं तो इनका विकास नहीं होगा। और अगर इनमें से कोई पाकिस्तान में मिल जाता है तो फिर तो विकास सोचना ही नहीं चाहिए। समस्या क्या थी? आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। तो यह कहा गया घोषणा पत्र में कि जैसे ही भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व, जो ब्रिटिश ने अपना प्रभुत्व जमा रखा है, जो मतलब भारत का मालिक बनकर के जो बैठा है ब्रिटिश, जैसे ही ब्रिटिश का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, जैसे ब्रिटिश का मालिकापन खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश आजाद कर देगा जैसे ही भारत को, वैसे ही रजवाड़ों की जो अधीनता है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना कि अधीनता ले रखी उन्होंने, ठीक है, कि अधीनता ले रखी, तो ये जो अधीनता है, ये अधीनता भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस अधीनता से भी क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। मतलब सीधा सा कहा गया, जैसे इंडिया फ्री हो जाएगा वैसे ऑटोमेटिकली क्या है, जितने भी प्रिंसली स्टेट है, रजवाड़े हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। सभी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। तो सभी रजवाड़े जितने 565 थे वो सभी ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। और ब्रिटिश राज की समाप्ति कब हो रही है? 14-15 अगस्त को हो रही है। मतलब 14-15 अगस्त को क्या है, ये जितने भी रजवाड़े हैं ये क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। कानूनी तौर पर सारे के सारे आजाद हो जाएंगे और इन पर किसी भी प्रकार का ब्रिटिश का शासन नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की ब्रिटिश की सर्वोच्चता नहीं रहेगी, कोई किसी भी रजवाड़े को ब्रिटिश की अधीनता में नहीं रहना होगा। अब बात करते हैं रजवाड़ों के पास विकल्प, कि रजवाड़ों को क्या क्या विकल्प मिला। ठीक है, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखे। ठीक है, कि भाई रजवाड़े भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखो। अब भारत ने इस चीज का विरोध करा। कि विरोध क्यों करा? क्योंकि भाई जितने भी रजवाड़े हैं उन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपने पाकिस्तान को पहले ही 2 सीमा क्षेत्र दे दिए हैं, हमने उस चीज का विरोध नहीं करा।
ठीक है। और अब इसके बाद अगर ये रजवाड़े भी अगर पाकिस्तान में जाते हैं या स्वतंत्र बनते हैं तो भारत के पास काफी कम भू सीमा क्षेत्र रह जाएगा, और ये सब हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, तो इनको तो अलग नहीं होना चाहिए। और जब हम ये बात रख रहे थे तो पाकिस्तान ने बोला नहीं नहीं साहब, भारत तो गलत कर रहा है, भारत तो रजवाड़ों पर दबाव बना रहा है, उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है, जबरन मिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि नहीं नहीं आप भारत में मिल जाओ। पर पाकिस्तान वालों को कौन समझाए कि वो सब हमारे साथ मिले हुए थे। आप ये चीज भी नोट करिए कि एक तो सरदार पटेल का गजब का योगदान रजवाड़ों को मिलाने में रहा, और दूसरी बात अधिकतर जो रजवाड़े थे वहां की जनता भारत सरकार के साथ थी। बहुत रेयर थे जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे या स्वतंत्र होना चाहते थे, बाकी 90% की जनता भारत के साथ थी कि भाई नहीं नहीं भारत में मिलना है, भारत सरकार के साथ हमें मिलना है, भारत के साथ मिलना है। फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया, न कि प्रजाओं को। अब फैसला लेने का अधिकार किसके पास था? राजाओं के पास था, पर हमारे साथ तो प्रजा थी, ठीक है, जनता हमारे साथ थी। अब राजा हो या ना हो, ठीक है, अब राजा जी कहीं हो सकता है कि किसी भ्रम में हो कि नहीं नहीं साहब हम स्वतंत्र बना ले या पाकिस्तान से मिल जाए, तो वैसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, प्रजा की तो माननी पड़ेगी, फाइनली तो प्रजा है। परंतु फैसला लेने का जो अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया था वो राजाओं को दिया था, प्रजा को नहीं, ठीक है। तो ये राजा जी हैं, ये सोचेंगे कि भाई हमें जो मेरा राज्य है उसको आज़ाद रखना है या भारत में मिलाना है या पाकिस्तान में मिलाना है। बड़ी गंभीर समस्या थी, अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा है, ठीक है। तो अब अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा कैसे? ठीक है, क्योंकि दो भू सीमा क्षेत्र तो पहले यहां से चले गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अब ये रजवाड़े भी अगर आजाद होते हैं, अगर स्वतंत्र बनते हैं, तो भारत के पास बड़ा जो भू सीमा क्षेत्र है वो नहीं रहेगा, बिल्कुल छोटा सा रहेगा। एक बार कहीं पर स्पीच देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अगर सरदार पटेल ना होते ना तो आज हमें कुछ जगह ऐसी जहां पे जाने के लिए भी पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ता, मतलब वो भी अलग देश बन जाते। ये सरदार पटेल की देन है कि आज उन्होंने बड़ी मेहनत करी और पूरे देश का एकीकरण, जितने भी रजवाड़े हैं उनको मिला लिया, तो अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाता है। रजवाड़ों द्वारा आजाद रहने की मांग, ठीक है। अब कुछ जो राज्य हैं, देखो जो रजवाड़े हैं वो तो भारत के साथ मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, काफी कुछ ने कोई बड़ा वाद विवाद नहीं करा, उनको पूरा विश्वास था कि भारत के साथ मिलना है, सदियों से भारत के साथ रहे और भारत के लिए जिए हैं, तो भारत सरकार के साथ ही जाना है, तो कोई बड़ी समस्या कुछ रजवाड़ों के साथ नहीं है। परंतु कुछ रजवाड़ों में यह था कि नहीं नहीं हमें स्वतंत्र होना है, अगर ब्रिटिश सरकार ने ऑप्शन दिया है स्वतंत्र रहने का तो हमें स्वतंत्र रहना है, तो रजवाड़ों द्वारा आजाद रहने की मांग। तो इसमें कौन से रजवाड़े थे जिन्होंने ये डिमांड करी कि नहीं नहीं साहब हमें तो आजाद होना है, हमें ना भारत में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना, हम तो हमारा स्वतंत्र देश बना करके एक नई व्यवस्थाओं के साथ हमारे देश को चलाएंगे। सबसे पहले तरवणकोर के राजा ने अपनी राज्य को आजाद रखने की घोषणा करी। तो सबसे पहले किसने डिमांड करी है? तरवणकोर ने। किसने डिमांड करी बच्चों? तरवणकोर के राजा ने बोला कि हम आजाद रहने की घोषणा करते हैं, कि हम ना भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम तो क्या करेंगे, हम तो हमारे आजाद रहेंगे। अब यहां पर फिर से सवाल पूछा जा सकता है एक मार्क्स में कि भैया सबसे पहला कौन सा रजवाड़ा था जिसने आजाद रहने की घोषणा करी थी? ठीक है, ऑप्शन दे देगा तरवणकोर, मैसूर, हैदराबाद, तो सही ऑप्शन होगा तरवणकोर। तरवणकोर ने आजाद रहने की सबसे पहले घोषणा करी कि भाई हम आजाद रहना चाहते हैं। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा कर दी। निजाम बेटा देखो एक टाइटल है, एक टाइटल है, जो हैदराबाद का राजा था उसको ये टाइटल दिया गया था हैदराबाद के निजाम। तो अगले दिन ही फिर हैदराबाद के निजाम ने, मतलब पहले तरवणकोर ने बोला कि हम आजाद रहेंगे, तो हैदराबाद के निजाम को रखा है, चलो कोई आजाद रहने की बात करा तो फिर हम भी आजादी रहेंगे, क्योंकि ये जो हैदराबाद का निजाम है उस समय में बेटा पूरी दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से था, मतलब खूब धन दौलत थी और खूब मतलब प्रोस्पेरस रजवाड़े पे ये राज कर रहा था हैदराबाद का निजाम। तो बोला हम तो आजाद रह ही सकते हैं, हमें तो किसी की आवश्यकता ही नहीं। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, और जैसे भोपाल के नवाब हैं वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की तो जो शुरुआत हो चुकी थी वो 9 दिसंबर 1946 से ही हो चुकी थी, और आजादी मिली 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को। तो काफियों ने मना करना, नहीं गए संविधान सभा में, और फिर आजादी के बाद भी जब ये ऑप्शन आया कि हम आजाद रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं, तो भी संविधान सभा में नहीं गए। तो आप ये जैसे देखते हैं हैदराबाद वाला इलाका देखिए, बहुत बड़ा इलाका है हैदराबाद का, था बेटा बहुत बड़ा। आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने वाला था, ठीक है। तो आप ये देखिए भाई, जैसे तरवणकोर को देख लीजिए, हैदराबाद को देख लीजिए, भोपाल के नवाब को देख लीजिए, अगर ये सब घोषणा कर देते कि नहीं नहीं साहब हम तो अलग अलग रहेंगे, तो आजादी का जो हिंदुस्तान है कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाता। मतलब अगर ये पूरा एक इंडिया है तो कहीं पे यहाँ पे एक छोटा सा देश, फिर यहाँ पे देश, इनके पास हमारा राज्य, फिर इनके पास हमारा राज्य, फिर यहाँ पे कोई छोटा सा देश, यहाँ हमारा राज्य, इस प्रकार से।
लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ा भू सीमा क्षेत्र आजाद होने की मांग कर रहा है, अलग होने की मांग कर रहा है। ठीक है, मतलब हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो हमारा तो जो लोकतंत्र का सपना था वो तो अंधकार में जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अत्याचार होगा, शोषण होगा, तो कैसे हम सुख चैन से रह सकते हैं। ठीक है, मतलब सबको लोकतंत्र के अंदर लेकर के आना था कि लोकतंत्र के हिसाब से चलाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। तो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई हुई, उसमें जो लक्ष्य है वो एकता तो था ही, यूनिटी तो थी कि भैया हमें यूनिटी रखनी, एकता रखनी, राष्ट्रीय एकता की भी बात हुई है। देखिए, जब 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है, ये बात सत्य है कि कांग्रेस शुरू में एक बड़े वर्गों की पार्टी थी, अमीरों की पार्टी थी, पुरुषों की पार्टी थी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी। परंतु धीरे धीरे कांग्रेस सभी को जोड़ने का काम करती है, चाहे वो किसी जाति के हों, वो चाहे किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी क्षेत्र के हों, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, सबको जोड़ने का काम करा है। तो वहां पे एकता, तो स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका कांग्रेस की रही। और तो हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हमने लोकतंत्र को भी महत्व दिया। लोकतंत्र पे हमेशा से बार बार फोकस करा गया है कि हमें लोकतांत्रिक बनना है, हमें लोकतांत्रिक बनना है। और ये तो 100% तय था कि जिस दिन भी हम आजाद हो जाएंगे उस दिन हम लोकतंत्र के हिसाब से ही हमारे देश को चलाएंगे। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए हम एक बेहतर संविधान बना करके लोकतंत्र लागू करवाएंगे। नोट, अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। अब हमने तो सपना ये सोचा था कि भाई लोकतांत्रिक के हिसाब से चलेंगे, सबको सबके अधिकार मिलेंगे, सब अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, सरकार काम नहीं करेगी तो उसको बदल देंगे, अपने नेता को चुन सकेंगे, अपनी समस्या अपने नेताओं को बता सकेंगे। ऐसे बातें, ऐसे सपने हम लोगों ने संजोए थे। परंतु ज्यादातर जो रजवाड़े हैं, देखिए रजवाड़ों का अर्थ ही है कि राजा शासन कर रहा है, और राजतंत्र में कहां लोकतंत्र मिलेगा आपको। कभी कोई राजा चाहेगा कि नहीं साहब वो व्यक्ति है वो मेरे खिलाफ बोल रहा है तो बोलने दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर राजा को लगेगा वो मेरे खिलाफ जाकर के बोल रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मार दो या उसको कालकोठरी में डाल दो, सजा दो उसको। तो ये थोड़ी है भाई, अगर राजा प्रजा के साथ गलत करा तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। भाई आज हम भी तो सरकार के पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं ना, भाई ये जो सरकार है ये सही काम नहीं कर रही है, सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, हमें पक्ष विपक्ष में बोल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। अगर रजवाड़े ले जाते और वहां पे राजाओं का राज चलता रहता तो वो तो कभी भी जो प्रजा है उसको आवाज ही नहीं उठाने देते, उसको बोलने ही नहीं देते कि हाँ भाई राजा ने ये गलत काम करा है। जो राजा ने कर दिया उसको लोक की लकीर मान करके चलना पड़ता। और इस बात का दुख जो है हमारे नेताओं को होता कि नहीं यार ये तो गलत बात है, अलोकतांत्रिक रीति से तो कहीं पर भी राज नहीं होना चाहिए। तो अधिकतर रजवाड़ों में किस प्रकार से राज चला करता था? अलोकतांत्रिक तरीके से। डेमोक्रेसी थी नहीं वहां पे, राजा ने जो बोल दिया वो कर रहे हैं। राजा अगर किसी एक वर्ग के पक्ष में तो पक्ष में निर्णय दे रहा है, विपक्ष में तो विपक्ष में निर्णय दे रहा है। परंतु लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र का पहला ही नियम यह है कि कानून के समक्ष बराबरी हो, सब बराबर होने चाहिए। और लोकतंत्र जब हम कहते हैं जनता की व्यवस्था, तो जनता में सबको इंक्लूड करो। ठीक है, चाहे वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है, वो भी जनता का हिस्सा है, तो उसको भी लोकतंत्र में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये अलोकतांत्रिक रीति से नहीं चलना चाहिए। रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा के लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। तो रजवाड़ों की प्रजा, जो जनता लोकतांत्रिक अधिकार मांग रही थी, डेमोक्रेटिक राइट्स मांग रही थी। ये डेमोक्रेटिक राइट्स कौन से राइट्स हैं बच्चों? वही राइट्स हैं जो आप मौलिक अधिकार के रूप में पढ़ करके आए। आप मतदान का जो अधिकार है वो भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इन अधिकारों के बारे में जो पढ़ करके आए हैं, ये कभी भी रजवाड़े देने को तैयार नहीं थे अपनी प्रजा को कि भाई नहीं, मेरी जनता के पास भी इतना अधिकार हो कि वो समानता के साथ जिए, उनके पास स्वतंत्रता हो, वो जिस धर्म को चाहे उसको फॉलो करे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे अधिकार उनको नहीं दिए जाने थे। ये सब कुछ क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता था। और लोकतांत्रिक देश के लिए हम सबको एक होकर करके लोकतंत्र कायम करके रखना था। अब बात करते हैं सरकार का नजरिया। सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? सरकार का क्या नजरिया था? गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है? क्योंकि देखो, अब ब्रिटिशर्स ने तो जो कर दिया सो कर दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया उनको कि हाँ भाई भारत में मिलो तो भारत में, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में, और स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र। ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया, परंतु भारत की सरकार को तो चिंता है कि भाई मिलाना है हमें तो। और पाकिस्तान को इसलिए चिंता नहीं क्योंकि उनको तो मिल गया, जो मिल गया वही बहुत ज्यादा है, तो उनको तो चिंता नहीं। परंतु भारत को तो एकता की चिंता थी, भारत को चिंता थी राष्ट्रीय एकता की, भारत को चिंता थी सामाजिक और की एकता की। भारत को चिंता थी कि जो लोग अगर रजवाड़ों में रह गए तो उनके साथ लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं होगा, उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, जो पिछड़े थे वो पिछड़े ही रह जाएंगे, महिलाओं के साथ कभी बेहतर व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी था सबको एक करना। तो भारत की जो सरकार है, भारत की उस समय जो अंतरिम सरकार है, उस अंतरिम सरकार क्या फैसले लेती है
और किस प्रकार से इन रजवाड़ों को मिलाने में एक अपना योगदान देती है। ऐसे कौन से फैसले थे, आइए जानते हैं। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। ठीक है, तो छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने से इसको रोकने के लिए अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया कि नहीं, लचीलापन नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के लेना ही है, ये अपने हैं और अपन में ही मिलाना है। परंतु फिर भी भारत सरकार ने बड़े ही आराम से लचीलेपन तरीके से हर रजवाड़ों को मिलाने की कोशिश करी। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध करा तो मुस्लिम लीग ने विरोध करा। मुस्लिम लीग ये कहती है कि भाई जो कांग्रेस है, या हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है रजवाड़ों पे, उनको जबरन अपने देश में मिलाना चाहता है। और ब्रिटिश शासन ने तो बोला है कि उनके पास छूट है कि अगर भारत में मिलना चाहो तो भारत में, पाकिस्तान में मिलना चाहो तो पाकिस्तान में, मतलब उनको अपनी चॉइस से काम नहीं करने दे रहा है, उनको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहा है। यह आरोप लगाया किसने, मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय कांग्रेस पे। रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग क्या कह रहा है कि रजवाड़ों को तो मनमर्जी का रास्ता अपनाने के लिए छोड़ देना चाहिए, उन पे ना तो कांग्रेस दबाव बनाए ना हम दबाव बनाए। ठीक है ना, तो भाई मुस्लिम लीग के पास ऐसा नेता नहीं होगा जो कि रजवाड़ों को मिला सके, पर हमारे पास तो थे सरदार पटेल जी, ठीक है ना, जो मिला सके। और हमारी जमीन है, हमारी भूमि है, और जहाँ पे हजारों सालों से हमारे ही लोग रह रहे हैं, आज उनको हम कैसे स्वतंत्र हो जाते हैं, उनको तो हमारे राष्ट्रीय एकता में मिलाएंगे। ठीक है, हमें तो जरूरी है। बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण तरीके से सरदार पटेल ने रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बड़ी चतुराई तरीके से और युक्तिपूर्ण, मतलब बड़े ही शांत दिमाग से, बड़े ही हर आइडिया के साथ, हर चीज को सोच समझ कर करके बड़े आराम से उन्होंने, सरदार पटेल जी ने रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सच में गजब व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। मतलब आप ये सोचिए कि एक ऐसी परिस्थितियों में जब मतलब दंगे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और ब्रिटिश शासन तो ऐलान करके चला गया, और अब उनको मिलाना, और देखो अब फिर वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। अब विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, तो हर रजवाड़ों को बड़ी ही आराम से, ऐसा ना हो कि कल को हम इतना स्ट्रिक्ट होकर के उनके साथ बात करें कि वो खुद ही बोलते नहीं अब तो हम बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, अब तो हम बिल्कुल ही अलग होकर के जाएंगे। तो प्रेम से भी बात करना था, और इतना भी प्रेम नहीं दिखाना कि नहीं वो तो प्रेम में बोल दे नहीं साहब हमें तो आना ही नहीं। तो कठोरता और लचीलापन दोनों चाहिए था, और कैसे भी करके रजवाड़ों को मिलाना था। और ये जो गजब का दिमाग अगर कोई लगा सकते थे तो वो सरदार पटेल जी थे। ठीक है, सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर को आता है, और इनकी जो डेथ हुई है वो 15 दिसंबर को हुई है। ठीक है ना, और इन्हीं के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। आप सभी जानते हैं कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में बनाया गया। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, और गजब का ही काम इन्होंने करा। और जैसे मैंने अभी भी कहा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो हो सकता है कि शायद आज के जो राज्य है उनमें भी हमें वीजा या पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ता। सरदार पटेल जी का गजब का ही योगदान है, और गजब ही मतलब इनका पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में भी अगर आप देखेंगे तो गजब का ही योगदान रहा। आज के उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में 15, सौराष्ट्र 14 और 119 छोटे। देखो अब अगर आज का जो उड़ीसा उसमें उस समय 26 रजवाड़े समाये थे। देखो आप उड़ीसा देखो, उड़ीसा में 26 राज्य, छत्तीसगढ़ में 15 राज्य रजवाड़े, और सौराष्ट्र मतलब आप गुजरात में 14 बड़े और 119 छोटे। मतलब आप देखिए 133 रजवाड़े सिर्फ और सिर्फ सौराष्ट्र या हम कह सकते हैं गुजरात में थे। इन सबको मिलाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, सच में बहुत बड़ा चैलेंज था। और उन चैलेंज को बड़ी चतुराई से और युक्तिपूर्ण तरीके से जो एक्सेप्ट करने का काम करा और पूरा किया वो सरदार पटेल जी ने किया। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। 1875 से 1950 तक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा 31 अक्टूबर। ठीक है, और इस दिन हम लोग एकता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और 1950 को 15 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हो जाती है। आजादी के आंदोलन के नेता रहे, कांग्रेस के नेता रहे। तो आजादी का जो आंदोलन है उसमें नेता थे, और कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे। महात्मा गांधी के अनुयायी थे, तो गांधी जी के साथ साथ चलने वाले थे, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे, और गांधी जी की हर बात को इन्होंने अनुसरण करा, गांधी जी की सभी बातों को माना। तो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी सरदार पटेल जी रहे। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर।
अब ये जो आपको डिटेल है ना, ये डिटेल कहाँ पे है, ये साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है ना उसमें से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हम क्लास 11th जो पढ़ रहे थे वो हम हमारे नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। अब क्लास 12th हम हमारे नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं और बोर्ड में 100 में से 100 लाने के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन कहां से क्वेश्चन पूछ ले हमें नहीं पता। और दूसरी बात, मैंने हमेशा कहता हूं ना, सामाजिक समाज के विषय तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए। आज इतने जो बड़े व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व जो हैं सरदार पटेल जी, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, ठीक है। अब पूछ लिया जाए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो हमें पता होना चाहिए कौन थे, पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। ये जो जानकारी है ये जानकारी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए। हमने बेसिक भी जो नॉलेज है वो नॉलेज भी हमें होना चाहिए। कभी इनकेस कोई पूछ लिया हमारे देश का प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो हमें पता होना चाहिए वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वो उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट पे वो रहे, उनका क्या योगदान रहा, वो हमें पता होना चाहिए। देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। और जो देसी रियासत है, अब बोलोगे सर देसी रियासत, ये वो रजवाड़ों की बात हो रही है, ठीक है, ये रजवाड़ों की बात हो रही है। देसी रियासतों को भारत संघ में, इंडियन यूनियन में मिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण नहीं, बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल जी की रही है। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि। तो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति है, आप सभी को पता है कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने अनेक समितियां, कमेटियां बनाई, और उन कमेटियों में सबसे मेन थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। और बाकी जो सदस्य समितियां बनाई गई, उन और जो दूसरी मुख्य समितियां थी उनमें सदस्य रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं सरदार पटेल जी, मौलिक अधिकार वाले में, अल्पसंख्यक में, प्रांतीय संविधान वाले में। अब डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष कौन बने, कौन कौन सदस्य थे, ये सब कुछ हम क्लास 11th में चर्चा कर चुके हैं। ये क्लास 11th की संविधान वाली जो किताब है चैप्टर 1, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वहां लेक्चर देखे हैं और आपको पता है कि सरदार पटेल जी कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे या सदस्य थे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आज बताइएगा। मैं देखूं तो सही क्लास 11th का आप लोगों ने कितना पढ़ा है। फिर अब सरकार के हम बात करें, सरकार के नजरिए की, तो सरकार के वो महत्वपूर्ण कदम, तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण कदम हमें देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, लोगों का समर्थन। अधिकतर रजवाड़ा के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला वो ये था कि लोगों का समर्थन मिला। जनता हर रजवाड़े की यही चाहती थी कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हमें भारत संघ में मिला लिया जाए। कोई भी स्वतंत्र नहीं होना चाहता था, कोई पाकिस्तान में विलय नहीं चाहता था, सब ये चाहते थे कि हमें कहां मिला लिया जाए, भारतीय संघ में मिला लिया जाए। इंडियन जो यूनियन बन रही है, ये जो संघ बन रहा है, उसमें हमें मिला लिया जाए। सरकार का रुख लचीला था, भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार था। तो भारत सरकार ने कोई बिल्कुल कठोर होकर के काम नहीं करा, ठीक है। अगर देखिए जितने भी जो रजवाड़े हैं, हर रजवाड़े की एक डिमांड थी कि भाई हमारी संस्कृति खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी संस्कृति है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कल को आप में मिलने के बाद ऐसा हो कि हमारी संस्कृति, जैसे आप देखते हैं कि हमने ब्रिटेन का पढ़ा था, तो ब्रिटेन ने क्या करा, स्कॉटलैंड को मिलाया, उनका पूरा कल्चर ही खत्म कर दिया, सब कुछ अपने हिसाब से चला लिया, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को मिलाया तो उनको अपने हिसाब से, वेल्स वालों को अपने हिसाब से, तो सब कुछ इंग्लैंड वाले अपने हिसाब से चलाने लगे। तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास खत्म नहीं होना चाहिए, ये बात है। और अगर उसको बनाए रखने के लिए भारत सरकार थोड़ा सा लचीला रुख अपनाए तो भारत सरकार हमेशा से तैयार है। मैं आपको कहता हूं भारत सरकार और भारत इतना उदार रहा है कि एक एक व्यक्ति का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि भाई ये इनका कल्चर है, इसको सेफ रखना है। अगर ये व्यक्ति इस भाषा का आखिरी बचा तो इस भाषा की पूरी आप लिपि लिखवाइए, सब कुछ तैयार कराइए, जिससे आने वाली जनरेशन जान सके, उनको भी पता रहे। तो ऐसा नहीं कि नहीं हमने संस्कृति के साथ या किसी के साथ छेड़खानी करी, सबको बचा करके रखा है। तो भारत सरकार ने बिल्कुल लचीला रुख अपनाया। कुछ ऐसी मांगे अगर राजाओं ने रखी जिससे कि देश के राष्ट्रीय एकता पर खतरा ना आए, उन मांगों को भारत सरकार ने माना है और पूरा भी करा है, ठीक है। और कुछ इलाकों को स्वायत्तता, मतलब थोड़ी सी फ्रीडम, ऑटोनोमस दी है। जैसे हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 371 में कुछ राज्य ऐसे जोड़े गए जिनको विशेष राज्यों का दर्जा प्रदान करा गया। विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए। ये क्यों करा गया? विविधताओं को सम्मान देने के लिए, जो अलग अलग डिफरेंसेस है, जो विविधता है वहां पर, उनको सम्मान देने के लिए और अलग अलग क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए। जिस भी क्षेत्र की जो मांग है उसको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने लचीला रुख अपनाया। सरकार बिल्कुल कठोर होकर के नहीं बैठी थी कि नहीं साहब हम तो कोई बात मानेंगे नहीं और नहीं भी मानेंगे और आपको मिलाएंगे भी, यही हमारा रुख है। नहीं, अगर सरकार को लगा कि इनकी डिमांड से हमारी राष्ट्रीय एकता पर कोई खतरा नहीं आएगा, भविष्य में कोई खतरा नहीं आएगा, तो हम इस बात को मान लेते हैं। क्षेत्रीय अखंडता, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय
अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। देखिए अब विभाजन जब हुआ तो विभिन्न इलाकों के सीमांकन, ठीक है, तो उनकी जो बाउंड्री है उसको लेकर के खींचतान चल रही थी। तो क्षेत्रीय अखंडता, तो जो हमारा पूरी अखंडता है, एकता है, उस पर सबसे ज्यादा अहम सवाल खड़े हो रहे थे। सरदार पटेल का शासकों को एक पत्र, ठीक है, तो सरदार पटेल जी ने जो शासकों को, जो रूलर्स हैं, उनको एक पत्र लिखा। अब उस पत्र में क्या लिखा ये जानते हैं। भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। तो सरदार पटेल जी लिखते हैं कि भारत के एक इतिहास एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। तो ये यादगार मुकाम है, हम आजाद हो चुके हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग सब साथ मिलकर के चलते तो नई बुलंदियों को छुएंगे, ठीक है ना। वो कोई सी चीज नहीं होगी जो भारत नहीं कर सकेगा, हम आसमानों को छुएंगे। परंतु अगर हम लोग एक नहीं हुए और अगर हमें एकता का भाव रहा, मतलब एकता नहीं रही हमें, हम यूनाइट नहीं रहे, तो हमारे सामने अनेक परेशानियां आएंगी, अनेक समस्या आएंगी, उनसे वो घेर लेंगे वो समस्या में। इसलिए जरूरी क्या है, हमें एक होना जरूरी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्व सामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरह ले जाएगी, ठीक है। और अगर हमने ये एकता को नहीं अपनाया तो ये क्या है, हमें बर्बादी की तरफ लेकर के चली जाएगी। तो यहाँ पर सरदार पटेल जी जो रूलर्स को एक लेटर लिख रहे हैं उसमें वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि देखो हम एक बहुत बड़े समय पे आकर के खड़े हुए हैं और यहाँ पे जरूरत है एकता की। अगर हम एकता में नहीं रहे, हम बिखर गए ना, तो हमारे सामने काफ़ी समस्याएं भी आ जाएंगी और सबके भले के लिए हमें जरूरी है, हमें यूनाइट होना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि यह बात भारत की रियासत के राजा और वहां के लोग समझेंगे। और अगर नहीं समझ पाते हैं तो ये फिर सभी की बर्बादी का कारण बनेगा, हमें बर्बादी की तरफ लेकर के चला जाएगा। ये लेटर लिखा है सरदार पटेल जी ने रूलर्स को। फिर अब कामयाबी, अब भारत सरकार को ये जो रुख अपनाया गया, कितनी उसमें कामयाबी मिली। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए, ठीक है। तो लगभग 15 अगस्त तक काफी जो रजवाड़े हैं वो शामिल हो जाते हैं। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखो अब जो रजवाड़े भारत में मिलते जा रहे हैं तो रिटर्न में भैया कुछ चाहिए तो सही ना कि हाँ भाई आप हमें मिल चुके हो, तो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते थे। यहां से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता था। उस सहमति पत्र को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। क्या कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 100% कहता हूं कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जिस पे रजवाड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे उस सहमति पत्र को क्या कहते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत थे। इस पर साइन करते ही ये अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ में मिलने को तैयार है, कोई दबाव के साथ नहीं है, वो अपनी मर्जी से भारतीय संघ में मिल रहे हैं। नोट, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। देखिए अब जूनागढ़ गुजरात में है, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये आप नाम जानते हैं। तो इन सब रियासतों की तुलना में इन चार को थोड़ा सा मिलाने में हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो हैदराबाद की और मणिपुर की बात करेंगे, ठीक है ना। कश्मीर की इस चैप्टर में नहीं है। जूनागढ़ का मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। इनको थोड़ा सा मिलाने में हमें समस्या है, बाकी को नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हैदराबाद के बारे में और मणिपुर के बारे में पढ़ना होगा, जो कि लेक्चर 5 होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी चल रही है आपकी कक्षा 12 की तैयारी, ये भी बताते रहिएगा। और अब बस मन में ठान लीजिए कि हमें कक्षा 12 में बेहतर मार्क्स लेकर के आने हैं। पूरे 100 में से 100 का टारगेट करते हुए चलिए, अभी से तैयारी करिए, जिससे कि आप एंड टाइम पे जाकर के आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि जैसा आप पढ़ रहे हैं ना, एक बात कही जाती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं, तो इस ज्ञान को आगे तक भी पहुंचाइए, आप इसको शेयर करिए, आप लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी। धीरे धीरे सबकी जो क्लासेस है वो रेगुलर हो जाएंगी। और जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, बेझिझक होकर के आप पढ़ते रहिए। बस आप 2 काम करिए, एक पढ़ाई और एक लोगों को ज्ञान बांटने का काम, मतलब शेयर करने का काम। बाकी मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।